ओके। स्पेस के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसमें हमारे पास क्योंकि 2023 से स्टार्ट हुए थे पेपर्स के क्वेश्चंस, इससे पहले तो ये टॉपिक था भी नहीं। तो इस वजह से हमारे पास इसके ज़्यादा क्वेश्चंस कुछ है नहीं। तो जो भी होगा वो आपके पास लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, तो हम उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। एटलीस्ट आपको पैटर्न का आइडिया हो जाएगा उससे इजीली। और प्लस इसमें कुछ इतने ज़्यादा वैरायटी भी नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। तो इजी रहेगा ये वाला टॉपिक आपके लिए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। तो हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है बेसिकली। अच्छा, इसमें मैंने सारे पेपर्स के क्वेश्चंस कंबाइन कर लिए थे। सिर्फ 2024 के नहीं होंगे, वो हम डायरेक्ट पेपर से कर लेंगे। और 2023 उसमें मई जून अक्टूबर नवंबर और जो ओ लेवल्स के 5054 हैं स्पेसिमेन के क्वेश्चन सारे कंबाइन कर लिए थे, ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से मिल जाए। और 2024 के फिर हम उनके इंडिविजुअल पेपर से ही प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि वो पेपर्स वहीं सेव हो जाएं 24 में। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, प्लूटो इज अ डार्क प्लैनेट। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जिनका मास मून से भी कम हो, साइज मून से भी कम हो, तो उन्हें हम डार्क प्लैनेट कंसिडर करते हैं। सो इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ प्लूटो एज इट फॉलोज इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। इलिप्टिकल ऑर्बिट भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ठीक है, रिकॉर्डिंग में है अवेलेबल, आप वहां से रिव्यू कर सकते हो। उसके बाद जो है वो एक पॉइंट एक्स है। पॉइंट एक्स अब आपके पास जो है वो यहाँ पर गिवन है, जो कि सन के क्लोज है। और पॉइंट वाई जो है वो उससे दूर है। वही इलिप्टिकल शेप वाली बात। ठीक है, एक्स करीब है, वाई दूर है। सो द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लूटो वेरीज एट इट्स ऑर्बिट द सन। डिस्क्राइब हाउ द स्पीड ऑफ प्लूटो वेरीज एज इट मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई एंड देन बैक टू एक्स। सो सिर्फ 1 मार्क के लिए बताना है कि जब एक्स से वाई की तरफ जाएंगे और वापस एक्स की तरफ आएंगे तो स्पीड में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो आप अपने आंसर्स टाइप करके सेंड कर सकते हो। ठीक है, ताकि ये कि हम क्वेश्चंस जल्दी कंप्लीट कर लें और एक आपका रिस्पांस भी मिलता रहेगा कि आप में से कितनों को आइडिया है। और जिनको कंफ्यूजन होगी वो आंसर्स भी देख लेंगे, और जाहिर सी बात है हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे तो सबको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो क्योंकि एक्स से सन का डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप एक्स से अगर डिस्टेंस देखो तो डिस्टेंस कम है। ठीक है, और अब ये थोड़ा सा अगर आपको याद हो, सेंट्रीपिटल का जो टॉपिक था जिसमें सर्कुलर मोशन हम डिस्कस करते हैं, तो सर्कुलर मोशन में भी ये चीज़ हमने नोटिस की थी कि जब आपके पास डिस्टेंस कम होता है तो वहाँ पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। तो यहाँ पर हम सिंपल सा आंसर लिखेंगे, स्पीड डिक्रीजेस एस प्लूटो मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई। क्योंकि एक्स जो है वो क्लोजेस्ट पॉइंट है, वहां पे ग्रेविटी स्ट्रांग होगी, और ग्रेविटी स्ट्रांग होने की वजह से वहां पर स्पीड भी ग्रेटर होगी। और जैसे वो वाई की तरफ जाएगा, वाई पॉइंट दूर है, सन से काफी डिस्टेंस पर है, तो वहां पर उसकी स्पीड ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू पॉइंट एक्स के। ठीक है, और जब वापस आप एक्स पर आ रहे होगे तो स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीजेस व्हेन मूव बैक टू एक्स। तो 1 मार्क का ही क्वेश्चन था, तो ज़्यादा आपने डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना ब्रीफ करना चाहो उतना ब्रीफ कर सकते हो। नंबर 2, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्स व्हाई द स्पीड ऑफ प्लूटो वेरीज इन दिस वे। ठीक है,
अब यहाँ पर आपने इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एक्सप्लेन करना है कि स्पीड ऑफ प्लूटो जो है वो चेंज क्यों हो रही थी, ये जो अभी हमने ऊपर डिस्क्राइब किया। ठीक है। तो बेसिकली जब हम एक्स पॉइंट पर थे, ठीक है, तो आपने सिंपल सी बात है यहाँ पर, क्योंकि सन की तरफ से फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में ट्रांसफर हो रही होगी और काइनेटिक ग्रेविटेशनल में। तो भाई यही प्रोसेस चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मूवमेंट हो रही है प्लूटो की, तो मूवमेंट का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। और सन की तरफ से जो फोर्स अप्लाई हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर दो ही चीजें हैं, तो टोटल एनर्जी सेम रहेगी ओवरऑल। ठीक है, बस इन दोनों का आपस में इंटरचेंज चलता रहेगा, कहीं पर काइनेटिक ज्यादा, कहीं पर पोटेंशियल ज्यादा। ठीक है, तो इन दोनों में इंटरचेंज चलता रहेगा। ठीक है, और टोटल एनर्जी सेम रहेगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्स इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम एक्स टू वाई। और जब इसका आप ऑपोजिट करोगे, वाइस वर्सा, ठीक है, यानी उसका ऑपोजिट हो जाएगा, फ्रॉम वाई टू एक्स। और उसके बाद जो है वो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में वेलोसिटी आती है। सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एज स्पीड डिक्रीजेस। ठीक है, तो आप स्पीड के रेफरेंस से भी बता सकते हो, स्पीड जहाँ कम है वहाँ काइनेटिक कम है, स्पीड जहाँ ज्यादा है वहाँ काइनेटिक ज्यादा होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। और टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम। तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, तो इसमें स्पेस फिजिक्स से रिलेटेड कुछ खास पूछा तो नहीं है उन्होंने। ठीक है, एनर्जी और सर्कुलर मोशन ही था, तो इसमें स्पेस का अपना कुछ कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नहीं था। बस ये था कि नाम प्लेनेट और उसके थे, बाकी और कुछ भी स्पेस फिजिक्स से रिलेटेड नहीं था कि जो आप पहली बार ऐसा देख रहे हो। ठीक है, तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे। जैसे आप बी पार्ट देखो, एवरेज टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ प्लूटो इज 43 केल्विन, कन्वर्ट दिस टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस। ये भी थर्मल का टॉपिक है। आपको पता है कि 273 माइनस करना होगा, तो 273 माइनस कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा आपके पास -230, यानी उसका टेम्परेचर काफी लो होता है। तो ये भी थर्मल से रिलेटेड था, तो 5 मार्क्स तो सिर्फ ऐसे ही थे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है इसका, प्लूटो हैज अ वाइड सरफेस एज शोन इन फिगर 10.2, एज प्लूटो रोटेट्स द वाइड सरफेस ऑल्टरनेटली फेसेस टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हमें पता है कि जब वो रोटेट करेगा तो एक साइड सन को फेस करेगी, दूसरी नहीं करेगी। सो एक्सप्लेन हाउ दिस इफेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ प्लूटो एज इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब आप सन को फेस करते हो तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, जब सन को फेस नहीं करेंगे तो टेम्परेचर लो हो जाएगा। ठीक है, और इसमें उन्होंने एक वाइट कलर का रेफरेंस दिया है। तो वाइट कलर आपको याद होगा, आपने थर्मल में पढ़ा था, वाइट कलर या ब्राइट कलर जो होते हैं वो बैड एब्जॉर्बर होते हैं हीट के। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि जो उन्होंने वाइट सरफेस का रेफरेंस दिया है वो क्यों दिया है। सो वाइट सरफेस कॉजेस लेस
इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसकी वजह से कम चेंज आएगा टेम्परेचर में व्हेन फेसिंग द सन। और इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। बिकॉज वाइट कलर इज अ बैड कंडक्टर। तो एक रीजन उन्होंने आपसे बेसिकली ये पूछा है, ठीक है। तो दूसरा जो सरफेस होगा जो वाइट नहीं है, वो डार्क है, तो उसका टेम्परेचर तेजी से इंक्रीज होगा उसके कंपैरिजन में। ठीक है। सो अदर साइड गेट्स मोर इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन फेसिंग द सन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें आपने देखा कि कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो फिलहाल स्पेस फिजिक्स के टॉपिक से बहुत लिंक हो। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। स्टेट द इक्वेशन दैट डिफाइंस द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड वी। तो और आपने मीनिंग ऑफ एनी अदर सिंबल अगर आप यूज कर रहे हो वो भी बताना है। तो हमने लास्ट टाइम इसका फॉर्मूला डिस्कस किया था, 2 पाई r/टी, जिसमें r जो है वो रेडियस होता है, एवरेज, क्योंकि हम सर्कल कंसिडर कर रहे होते हैं इसमें। ठीक है। और t जो है वो ऑर्बिटल टाइम पीरियड। v के बारे में तो आपको पता ही है कि वो तो एवरेज ऑर्बिटल स्पीड है। बी पार्ट देखेंगे, सजेस्ट वाई कंट्रीज दैट आर a significant distance from the equator experiences significant temperature variation throughout the year। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल सा आंसर ये होगा कि जो सन की लाइट होंगी, तो अब जिनका डिस्टेंस जो है वो आपके पास डिफरेंट होता है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर का चेंज होता है थ्रू आउट द ईयर वो भी बाकियों से डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे रे फ्रॉम द सन स्ट्राइक्स द कंट्री फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम ड्यूरेशन पर डे थ्रू आउट ईयर। ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम वो डायग्राम डिस्कस की थी कि दो पॉइंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं इलिप्टिकल शेप के अकॉर्डिंगली, जहाँ पर वो लॉन्ग स्टे करता है सन या जो भी सीजन है। ठीक है। जैसे हमारे पास लॉन्गेस्ट डे आता है समर सीजन में, लॉन्गेस्ट नाइट आती है विंटर सीजन में। तो सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है। तो उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली वो लॉन्ग स्टे करते हैं, क्योंकि जितने दूर होंगे उतनी स्लो स्पीड होगी, उतना स्लो वहां से वो प्लेनेट मूव करेगा उस पॉइंट से, और उतने टाइम तक जो है वो सन लाइट वहां पर अवेलेबल होगी और उसका टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज होगा। ठीक है। और ये काम वहां पर भी आप लिख सकते हो, जैसे टेम्परेचर जहां पर बहुत लो रहता है, यानी विंटर सीजन काफी लॉन्ग टाइम तक रहता है, यानी सनलाइट वहाँ
बहुत कम टाइम तक रहती है। ठीक है। और सी पार्ट है, फिल इन द गैप्स इन द पैराग्राफ अबाउट अ स्टार मच मोर मैसिव देन द सन। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे सन की एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है वो मोर मैसिव सन के बारे में लिखना है। ठीक है। तो आपके पास वो जो डायग्राम थी, वो डायग्राम के रेफरेंस से आप इसके आंसर्स लिख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, द स्टेज दैट फॉलोज द स्टेबल स्टार इन द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार इज रेड सुपर जाइंट। अगर आप वो डायग्राम देखो फिर से, तो उस डायग्राम में अब आप ये देखो कि जैसे यहाँ पर लो मीडियम मास स्टार्स थे, वो सन होता है। उसके बाद फिर वो रेड जाइंट बनता है। और उन्होंने पूछा है अदर देन सन, अदर देन सन का मतलब है ये हाई मैसिव स्टार, तो ये रेड सुपर जाइंट बनते हैं। ठीक है। तो इस स्टेट के बारे में उन्होंने आपसे पूछा है यहाँ पर। और उसके बाद ये है कि इट देन एक्सप्लोड्स एज अ सुपरनोवा टू फॉर्म डैश। अब वो एक्सप्लोड होने के बाद देखो यहाँ पर क्या बना रहा है। ठीक है। अब वो एक्सप्लोड होने के बाद सुपरनोवा बनाया है उसने। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद सुपरनोवा के बाद उसने न्यूट्रॉन स्टार बनाया और ब्लैक होल बनाया। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसे आप ऊपर वाले सीक्वेंस में देखो, उसमें हमने लिखा था प्लैनेटरी नेब्यूला। प्लैनेटरी नेब्यूला का मतलब ये होता है डस्ट और गैस पार्टिकल, मतलब जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आकर खत्म होता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास आप सबसे पहले लिखोगे नेब्यूला। ठीक है। और बाकी जो इसमें लिखा हुआ है दिस लीव्स बिहाइंड, अब जो लास्ट में बचेगा उसमें एक न्यूट्रॉन स्टार आ रहा है और उसी के साथ ब्लैक होल। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। और डी पार्ट है, अ गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ with a speed of 33,000 kilometer per second. The value of Hubble constant is this. Calculate the distance from the galaxy to the earth. अच्छा, अब ये वाली जो बात थी, ये हमने लास्ट टाइम यहाँ तक इसको आकर स्टॉप किया था। और ये वाली बात जो है वो बहुत आसान है समझना, कि गैलेक्सीज हमसे दूर क्यों जा रही हैं। ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें कि गैलेक्सीज हमसे दूर कैसे जाती हैं, तो इसमें मैं आपको नोट्स में से दिखा देता हूँ पहले, जो हमारे पास चीज़ें मेंशन है, तो उसमें आपको इजी हो जाएगा जब आप खुद रीड करोगे। तो ये हमारे पास नोट्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, डेथ ऑफ मीडियम या स्मॉल मास स्टार। और उसके बाद फिर जो है वो रेड शिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब ये रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट जो है ये गैलेक्सीज के लिए यूज होता है। ठीक है। इसको पढ़ने का लॉजिक ये है कि जो हमें क्वेश्चन है हमारे माइंड में, हाउ डू वी नो दैट गैलेक्सीज आर मूविंग अवे। इसका मतलब हुआ कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि जब गैलेक्सी अवे जाएगी तो इसका मतलब है उन्हें आगे जगह मिल रही है, तभी वो मूव कर रही है। ठीक है। इसका मतलब है यूनिवर्स डे बाय डे एक्सपेंड कर रहा है, तभी गैलेक्सीज को आगे जाने के लिए स्पेस मिल रहा है। ठीक है। वरना जो है वो स्पेस वहां पर अगर नहीं होगा, तो एक्सपेंशन भी वहां पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम रेड शिफ्ट इसलिए कहते हैं। अब रेड शिफ्ट जो है वो रेड कलर से लिंक है। रेड कलर आपने सबने जो है वो उसमें रेनबो कलर में देखा होगा, लाइट चैप्टर में। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ग्रेटर होती है।
ठीक है। जब आप सीक्वेंस लिखते हो रेनबो कलर का विबग्योर, तो विबग्योर सीक्वेंस में आपको पता है रेड आता है लास्ट में, और रेड लास्ट में आने का मतलब ये हुआ कि रेड कलर की वेवलेंथ होती है सबसे ग्रेटेस्ट, और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है सबसे कम। और वॉयलेट कलर की जो है वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और वेवलेंथ होती है सबसे कम। ठीक है। तो रेड शिफ्ट जो है इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रेटर वेवलेंथ की। तो रेड शिफ्ट का मतलब ये कि हम ग्रेटर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है रेड शिफ्ट इन कलर ऑफ स्टार्स आर मूविंग अवे फ्रॉम वन अनदर एंड बिग बैंग वुड हैव अकर्ड। ठीक है। अब इसकी सिंपल सी इसको अगर समझना हो तो आप एक एग्जांपल लो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक साउंड सोर्स है। जैसे आपके पास एक कार है, कार के अंदर एक हॉर्न है, वो कंटिन्यूअसली जो है वो वहां पर साउंड कर रहा है, जैसे एम्बुलेंस में होता है। ठीक है। अब नॉर्मली ये सबने ऑब्जर्व किया होता है कि जब इस तरह से कोई हॉर्न करता हुआ अगर किसी के क्लोज आ रहा हो तो वो साउंड आपको लाउड सुनाई देने लगता है। ठीक है। और अगर वो साउंड करते हुए आपसे दूर जा रहा हो तो वो साउंड आपको कम सुनाई देता है। ठीक है, लो इंटेंसिटी। तो इससे आपको ये पता चला कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट डायग्राम में साउंड सोर्स बिल्कुल सेंटर में था, और राइट साइड पे ऑब्जर्वर बी है, लेफ्ट साइड पे ऑब्जर्वर ए है। तो दोनों के पास एक जैसा साउंड जाएगा क्योंकि साउंड सोर्स उनके बिल्कुल मिड में रखा हुआ है। फिर आप सेकंड डायग्राम में देखो कि राइट साइड पे जो ऑब्जर्वर बी था और जो लेफ्ट साइड पर ऑब्जर्वर ए है, तो इन दोनों के पास वेवलेंथ अब डिफरेंट जा रहा है। ए के पास जो है वेवलेंथ ग्रेटर जा रहा है और बी के पास बहुत ही शॉर्ट होकर जा रहा है। ठीक है। तो इससे आपको ये पता चला कि एक के पास वेवलेंथ ग्रेटर है, एक के पास वेवलेंथ शॉर्ट है। तो जिसके पास वेवलेंथ ग्रेटर जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है। आपको साउंड इतना शार्प सुनाई नहीं देगा, आपको बहुत ग्रेव सा साउंड सुनाई देगा वहां पे। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते हो प्लैनेट्स पे। अब आप ये समझ लो कि जैसे जो साउंड सोर्स है वो गैलेक्सी है। ठीक है। अगर वो गैलेक्सी हमारे क्लोज आ रही होती तो हमें शॉर्ट वेवलेंथ मिलती। जैसे ये साउंड सोर्स बी की तरफ गया, ठीक है, तो जब वो साउंड सोर्स बी की तरफ गया तो वहां पर वेवलेंथ शॉर्ट हो गई, वेवलेंथ श्रिंक हो गई। ठीक है। तो अगर गैलेक्सीज हमारे क्लोज आ रही होती, ठीक है, तो हमें भी जो रिजल्ट मिलते हैं, मतलब जो स्पेस एस्ट्रोनॉमी होती है वहां पर जो भी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, अभी हम उतनी डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे, हम जर्नली बस ये डिस्कस करेंगे इसमें। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ग्रेटर मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तरफ वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे कि ऑब्जर्वर बी। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर बी को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ग्रेटर मिल रही है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन की साइंटिस्ट ने, और उनने ये ऑब्जर्व किया कि जो गैलेक्सी से आने वाली रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ हाई थी, उनकी फ्रीक्वेंसी कम थी। तो इससे ये उन्होंने आइडिया किया कि वो गैलेक्सीज हमारे प्लेनेट से दूर जा रही हैं, तभी उनकी जो है फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है। इस चीज को उन्होंने कहा रेड शिफ्ट। ठीक है। और यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, व्हेन द सोर्स ऑफ अ वेव मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ इज लॉन्गर एंड लेस फ्रीक्वेंसी देन एक्चुअल। और इस डिफरेंस को हम कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है। अभी सिर्फ हमने इसका नाम याद रखना है, डॉपलर्स इफेक्ट, और इसका ये छोटा सा पैराग्राफ ये आपके पास डिटेल में आएगा ए लेवल्स में जाके। ठीक है, उसमें फॉर्मूला भी है, उसमें पूरी डिटेल है। यहाँ पर बस हमें इतना याद रखना है कि जब कोई क्लोज आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी। और जब कोई दूर जा रहा होगा किसी ऑब्जेक्ट से या किसी ऑब्जर्वर से, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? तो बस इसमें आपके पास सिंपल सी लॉजिक है रिलेटेड टू वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा तो इससे आपको ये भी याद रहेगा कि जो हमारे पास गैलेक्सीज दूर जा रही हैं तो उनका हमें आइडिया कैसे हुआ। तो उनमें से जो ऑब्जर्वेशन ली आपने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की, तो उन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से आपको ये आइडिया हुआ कि यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशंस हो रही है, तो इसके बेसिस पर हम ये रिजल्ट जो है वो ड्राइव कर सकते हैं इससे। ठीक है।
और ये यहाँ पे डायग्राम भी बनी हुई है, इसमें भी सेम चीज रिप्रेजेंट की है। ठीक है। और ये स्पेक्ट्रम बेसिकली जो होता है लाइट का, ये आपको उसमें से मिला है। ठीक है। अब इस स्पेक्ट्रम में अगर आप देखो, तो जो पहला वाला स्पेक्ट्रम आपको नजर आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि लाइट स्पेक्ट्रम फ्रॉम अ क्लोज ऑब्जेक्ट सच एज द सन। तो अगर कोई ऐसा आपके पास प्लेनेट या कोई और बॉडी हो या गैलेक्सी हो जो सन की तरह हमारे क्लोज होगी, तो उसमें आपको मार्किंग इस तरह से मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें रेड रीजन जो है वो, उसमें लिमिटेड लाइंस हैं, और सेंटर में भी और राइट साइड पे भी। तो मतलब वो थोड़ा बहुत यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह बराबर है ऑलमोस्ट। लेकिन जो लाइट स्पेक्ट्रम आपको मिला है डिस्टेंट गैलेक्सी से, अब उसमें मोस्टली रीजन रेड के क्लोज था, सेंटर आपके पास ब्लैंक हो गया, और ब्लू वाली लाइंस भी थोड़ी सी शिफ्ट हुई है लेफ्ट पर। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट होता हुआ जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से ये आपको ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं स्पेक्ट्रम की। ठीक है। फिर आप उससे ये आइडिया करते हो कि आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है उसमें आपको क्या लिखना चाहिए। ठीक है। और ये सारी ऑब्जर्वेशंस आपको पता है कि ये बिग बैंग थ्योरी को लिंक करती हैं, जो कि 14 बिलियन ईयर्स अगो उसके अकॉर्डिंगली हम काउंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो आपसे एक और क्वेश्चन ये भी पूछेंगे पास पेपर में कि बिग बैंग थ्योरी का एविडेंस क्या है। सुना हुआ पढ़ा हुआ सबने बेसिक, कि एक एक्सप्लोजन हुआ था, उसके बाद जो है वो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, सारी चीजें एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। अब वो दूर जा रही हैं, उसका रीजन हमने देख लिया कि वो दूर कैसे जा रही हैं, कैसे पता चल रहा है। ठीक है, वो वाली बात हो गई कंप्लीट। अब दूसरी बात ये कि बिग बैंग के बारे में अगर वो पूछें कि उसका एविडेंस क्या है। ठीक है। अब बिग बैंग ने ये बोला था कि आपके पास जो यूनिवर्स है वो एक्सप्लोजन के बाद जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है। तो अब वो जो एक्सपेंशन वाली बात है, वो एक्सपेंशन वाली बात आपको यहाँ से इस तरह से पता चली। एक तो पता चली रेड शिफ्ट से, तो एक एविडेंस है आपके पास रेड शिफ्ट। तो जब वो आपसे पूछेंगे कि आप एविडेंसेस लिखो, तो ये आपके पास एविडेंस नंबर 1 हो गया। ठीक है। और लॉजिकल है, इजी लॉजिक है, समझ भी आ रहा है आपको क्योंकि आपने वेव्स के बारे में पढ़ा है, तो उससे आपको इस चीज का आइडिया है कि वेवलेंथ इंक्रीज होने का क्या मतलब है, वेवलेंथ डिक्रीज होने का क्या मतलब है। और जो दूसरा इसमें एविडेंस है, अब जो दूसरा एविडेंस है इसमें, दूसरा एविडेंस है CMBR का। ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा एविडेंस है वो है CMBR। ठीक है, ये है एविडेंस नंबर 2। एविडेंस नंबर 2 है CMBR, लिखते हैं हम इसे। ठीक है। और CMBR बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी आपने कोई कैलकुलेशन नहीं लिखनी, बस आपने पैराग्राफ शो करके बताना है कि पैराग्राफ से आपने एक्सप्लेन करना है कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ रेडिएशन विच इज अ रेमिटेंट फ्रॉम द अर्ली स्टेजेस ऑफ द यूनिवर्स। तो जब स्टार्ट में ऑब्जर्वेशन की यूनिवर्स की, तो उस वक्त जो आपको वहां से वैल्यूज मिली फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की, तो वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस की थी। ठीक है। तो जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन की,
तो जिस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, गैमा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, तो उन सब रीजन्स में से जो स्पेस की वैल्यू थी, जो वहाँ की हमें रेडिएशंस की वैल्यू मिली, वो क्लोज थी माइक्रोवेव के। ठीक है, क्योंकि अभी हम वैल्यूज तो याद करते नहीं है इनकी, हमें खुद से दी जाती है क्वेश्चन पेपर में। तो जब आप याद करोगे आगे ए लेवल्स में उसकी वैल्यू, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू थी उसकी। तो अभी याद करने की जरूरत नहीं है उसे, ना वो आपसे पूछेंगे। बस इतना पता होना चाहिए कि जो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी थी वो माइक्रोवेव रीजन में लाया करती है। तो वो रीडिंग्स आपको मिली। अच्छा, माइक्रोवेव का मतलब भी क्या है? माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ग्रेटर होती है। ठीक है, तो माइक्रोवेव की वेवलेंथ भी हाई होती है। तो ये भी आपको इसी चीज का एविडेंस दे रही है, बिग बैंग का, कि यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ होगा, और एक्सपेंशन की वजह से जो आपको वैल्यू मिली है वेवलेंथ की, वो माइक्रोवेव रीजन में मिली है, यानी ग्रेटर वेवलेंथ। ठीक है, तो ये एविडेंस नंबर 2 हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है वेवलेंथ की वैल्यू जो होगी वो अराउंड 1 मिलीमीटर होगी, जो कि माइक्रोवेव रीजन में लाई करती है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर दो चीजें ऐसी थी जिससे आप बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट में उसके एविडेंसेस लिख सकते हो। ठीक है, ये एज इट इज सारी चीजें लिखी हुई है, बाकी क्वेश्चन में भी लिखेंगे तो वहां पे भी आपको स्टेटमेंट पता चल जाएगी कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, बेसिक यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जो अभी क्वेश्चन आया था हमारे पास, ये हबल्स कांस्टेंट का, ये वाला। ठीक है, तो हबल्स कांस्टेंट में बेसिकली ये होता है कि जो गैलेक्सीज दूर जा रही हैं, ठीक है, तो उनकी कोई ना कोई स्पीड होगी, जिसे हम स्पीड ऑफ रिसेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ रिसेशन ऑफ अ स्टार इज डायरेक्टली टू द डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, स्टार का रेफरेंस लिया है, ये आप गैलेक्सी पे भी अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है सिर्फ स्टार पे हो, कोई भी चीज जो अर्थ से दूर जा रही है तो उस पे आप ये हबल्स कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हो। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो कितना डिस्टेंस पर है आपसे। तो जैसे आपने 1 ईयर में अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर में ऑब्जर्वेशन की, फिर आपने कुछ 3-4 साल बाद उसी सेम चीज की ऑब्जर्वेशन की, तो अगर आपको उसमें डिफरेंस मिला, तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेंशन वहां पर हो रहा है कंपलसरी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ रिसेशन ऑफ अ स्टार इज डायरेक्टली टू द डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ। और इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला बनाया हबल्स ने, v इज इक्वल्स टू एच डी। अब h जो है वो हबल्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, जो कि यहाँ पे दी हुई भी है रेफरेंस के लिए, 2.2 × 10⁻⁻18। और d जो होगा वो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, यानी जो स्टार था वो सोर्स है और हम अर्थ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्वर हैं। और v जो है वो उसकी स्पीड ऑफ रिसेशन होगी। ठीक है, तो अब आप यही कॉन्सेप्ट जो है वो कैलकुलेशन पे अप्लाई करो अगर, तो ये इक्वल हो जाएगा v/d के इक्वल। ठीक है, v/h0। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास जो है वो स्पीड गिवन है और हबल्स कांस्टेंट भी गिवन है। तो v की वैल्यू है 3300,000। तो यहाँ पर 33, बल्कि 1000 ही है, 33,000, और फिर तीन वैल्यू जो है वो किलोमीटर की वजह से, तो वही स्पीड ऑफ लाइट हो गई बेसिकली, एक्सपोनेंट 8 ऑलमोस्ट। और उसके बाद उन्होंने कहा है गिव योर आंसर इन लाइट ईयर्स। अच्छा, लाइट ईयर्स का मतलब ये होता है कि जब हम स्पेस में ऑब्जर्वेशन करते हैं डिस्टेंस की, तो किलोमीटर मीटर में नहीं करते, लाइट ईयर्स में करते हैं। तो इसे हम कहते हैं टाइम, और आप ऐसे कह सकते हो डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो जितना डिस्टेंस लाइट एक ईयर में कंप्लीट करेगी उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। तो स्पेस में डिस्टेंस लाइट ईयर में मेजर किया जाता है।
इन 1 ईयर। तो हबल्स की जो वैल्यू गिवन है आपके पास वो है 2.2 -18। अच्छा, अब ये है पर सेकंड में। ठीक है, तो ये वैल्यू पर सेकंड में है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसे 1 ईयर के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब 1 लाइट ईयर का मतलब ये हुआ कि 1 ईयर में आपको पता है 365 डेज होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये 3 जीरो इस वजह से आए क्योंकि आप क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ था किलोमीटर। ठीक है, तो वो किलो को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, तो किलो की जगह पर हमने 10 की पावर 3 यानी 1000 ऐड कर दिया। और ठीक है, अच्छा अब लाइट ईयर की अगर हम बात करें तो 1 लाइट ईयर कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इसमें होते हैं 365 डेज, और एक दिन में 24 आवर्स, और 1 आवर में 60 मिनट्स, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करो, 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो आपके पास 1 लाइट ईयर में जो सेकंड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3.1 10 to the power, क्योंकि हमने डेज काउंट कर लिए ना। अगर आप मंथ काउंट करोगे तो फिर आप मंथ के बाद डेज पर आओगे। ठीक है, तो उसमें आप 30 लिखते। अभी हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट 365 डेज की हैं। डेज के बाद क्या आएगा, डेज से छोटा यूनिट होता है आवर्स का, आवर्स से छोटा यूनिट होता है मिनट का, मिनट से छोटा यूनिट होता है सेकंड का, इस तरह से। अगर आप मंथ से शुरू करते हैं ना तो फिर आप ऐसे करते 12 मंथ, एक मंथ में 30 डेज ऑन एवरेज, फिर 1 डे में इतने मिनट्स, इस तरह से। तो 1 बाय 1 आप स्मॉल वैल्यूज पर आओगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंट 1 2 3 4 5 6 7। तो इतनी आपके पास वैल्यू आएगी सेकंड्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जब ये सेकंड में वैल्यू आ गई, और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कि सेम होती है, और ये टाइम की वैल्यू है, और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो एक्सपोनेंट्स आप देख सकते हो कि 8 और 7 प्लस होकर कितने हो जाएंगे, 15, और 3 3 जार 9। ठीक है, तो राउंड ऑफ अगर आप देखो तो आपको ऑटोमेटिक आंसर समझ आ जाएगा कि ये वैल्यू बनती है, कैलकुलेटर आप ना भी करो यूज, तो फाइनल रिजल्ट ये आएगा।
तो लाइट 1 ईयर में इतना डिस्टेंस कवर कर सकती है, क्योंकि वैक्यूम में तो उसकी स्पीड सेम होती है, तो उसके हिसाब से आपके पास ये वैल्यू बनेगी। तो ये जो लाइट ईयर है यहाँ पर, ठीक है, इससे हमें इसे डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि अभी हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल आपने इसको सिंपल कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो अभी जब आप इसे सिंपल कैलकुलेट करोगे ना, आपका डिस्टेंस आएगा मीटर्स में। ठीक है, और जब आप उसे लाइट ईयर में कन्वर्ट करोगे, तो लाइट ईयर है आपके पास लार्ज यूनिट। तो जब आप स्मॉल से लार्ज यूनिट में जाते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्ट इसे डिवाइड करवा दो पहले से ही, तो आपके पास वन टाइम में ही आंसर आ जाएगा। अलग से भी कर सकते हो, मसला नहीं है। तो जब आप डिवाइड कराओगे तो अब आपका आंसर जो है वो डायरेक्ट लाइट ईयर्स में आएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? क्योंकि लाइट ईयर आप समझ लो जैसे हम मीटर से किलोमीटर करते थे, यहाँ हम मीटर से लाइट ईयर कर रहे हैं। तो लाइट ईयर जो है वो स्पेस के लिए यूज होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिवाइड किया दोबारा, क्योंकि वो आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू है। अभी डिस्टेंस आपके पास मीटर में आएगा सिंपल, और अगर आप इससे डिवाइड करते हो तो डायरेक्ट लाइट ईयर में आंसर आएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस ही थी, इतना मुश्किल तो नहीं था क्वेश्चन। हाँ ठीक है, आपके पास 9.3 आ रहा है, वो लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मैं तो खैर एक राउंड ऑफ वैल्यू लिख दी थी। बस ये कि समझ आना चाहिए आपको कि ये वैल्यू आई कैसे। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेटर का जो आंसर आ रहा है वो लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसमें कोई वो मिस्टेक नहीं होगी। वह मेन मेथड है कि कैलकुलेशन का पता हो कि ये की कैसे। आंसर जो भी आए वो आप लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग ये आएगा फाइनल आंसर। अच्छा, अब आपने हबल्स कांस्टेंट का क्वेश्चन देख लिया, ऑर्बिटल स्पीड का क्वेश्चन देख लिया है। ठीक है, और स्टार्स से रिलेटेड एक बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली। एक और इसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, वो मैं आपको इसमें पहले करवा देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट आया बाकियों से। बाकी लास्ट वाले जो क्वेश्चंस आए हैं तो उनमें ज़्यादातर उन्होंने वही रेड शिफ्ट के बारे में पूछा हुआ है, तो वो तो बस पैराग्राफ है, कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, कैलकुलेशन वाले पहले कर लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम होती है। अच्छा, और क्या चीज़ पूछ रहे हो आप? फाइनल आंसर? फाइनल आंसर, एक मिनट। सर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर मैं फ़ोन से करके बता देता हूँ वैल्यू। अच्छा, 3 एक्सपोनेंट 8 इंटू 3.1 एक्सपोनेंट 7। अच्छा, आपके पास 9.3 आ रहा है, तो हम 9.3 यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, असल में वो कैलकुलेटर उस वक्त मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दी थी जो उनकी होती हैं। तो ये हमारे पास दोबारा हम करके देख लेते हैं कि एक्चुअल क्या आंसर आ रहे हैं। 2.2 एक्सपोनेंट -18 मल्टीप्लाई बाय 9.3 एक्सपोनेंट 15। हाँ, तो अभी भी आंसर 1.6129 आ रहा है मेरे पास। अगर आप 9.3 भी यूज करते हो तो तब भी आंसर यही आएगा, 1.6129 एक्सपोनेंट 9। ठीक है, तो ये इस पूरे को डिवाइड करने के बाद ये आंसर आएगा। ठीक है, और उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें कंसिडर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें जो है वो आपके पास इट शोज द सन एज द सेंट्रल डॉट एंड द प्लैनेट सैटर्न जुपिटर एंड अर्थ लेबल एस नॉट। तो यहाँ पर सन को एस नॉट से, सॉरी, सैटर्न को एस नॉट, ठीक है,
और जुपिटर को जे नॉट और अर्थ को ई नॉट से रिप्रेजेंट किया है। और प्लैनेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है वो आप देख सकते हो ये सब अलाइंड है एक ही लाइन में, और इनकी रोटेशन आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ठीक है। अब इनका क्वेश्चन ये है कि आप ये अज्यूम करो कि सैटर्न को 30 डेज लगते हैं ऑर्बिट द सन, जुपिटर को 12 ईयर्स लगते हैं टू ऑर्बिट द सन। अब आप फिगर 9.1 पे मार्क करो पोजीशन ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर 5 ईयर्स आफ्टर द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें आपको ये पता है कि सैटर्न को 30 ईयर्स लगेंगे एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है। तो 5 ईयर्स का मतलब ये हुआ कि अगर हम 30 डिवाइड बाय 5 करते हैं। ठीक है। या हम 5 डिवाइड बाय 30 करते हैं, क्योंकि अभी तो 5 ईयर्स के हिसाब से हमें देखना है कि उसने कितना कवर किया है। ठीक है। तो अगर हम सैटर्न की बात करें, सैटर्न को 30 ईयर्स लगेंगे। 30 ईयर्स का मतलब ये हुआ कि अभी फिलहाल उसने 5 ईयर की बात की है। तो 5 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 360। अच्छा, ये कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सर्कल दिया है। तो हमें ये देखना है कि सर्कल में हमारे पास जो है वो जो प्लैनेट की बात हो रही है वो कहाँ पर होगा, किस एंगल पर होगा। तो वो आप फिर मार्क कर सकते हो एस्टिमेटेड। ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर देखो कि 5 डिवाइडेड बाय 30 किया हमने। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 5 ईयर्स में आपने देखना था कि वो प्लेनेट कहाँ पर होगा, जबकि उसका ओरिजिनल जो है वो 30 ईयर्स का टाइम है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने का। मतलब जब वो एक ऑर्बिट कंप्लीट करेगा तो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर आकर एंड करेगा। ठीक है। लेकिन अभी अगर हम 5 के कंपैरिजन में देखें तो आपके पास आंसर आएगा 60 डिग्री। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग पोजीशन से जो है वो हम 60 डिग्री पर देखेंगे कि यहाँ पर प्लेनेट आपको मिलेगा स्टार्टिंग पोजीशन से 60 डिग्री आगे जाके। सही है। इसी तरह से अगर हम दूसरे प्लेनेट की बात करें, तो जो दूसरा प्लेनेट है वो है जुपिटर। ठीक है। तो अगर आप जुपिटर की बात करते हो, उसे 12 ईयर्स लगेंगे। तो 12 ईयर्स का मतलब ये हुआ कि अगेन 5 डिवाइड बाय 12, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 12 ईयर्स की है, लेकिन फिलहाल अब हमारे पास 5 ईयर्स ही कंप्लीट हो रहे हैं। तो इससे आपको आंसर मिलेगा 150 डिग्री। ये दोनों जो आंसर्स आए हैं आपके पास ये फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन आए हैं। फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। तो बस आपने इसमें ये करना है कि आपके पास प्रोटेक्टर होगा। ठीक है। आपने प्रोटेक्टर को रखा यहाँ पर बिल्कुल परपेंडिकुलर स्ट्रेट, और इसकी रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि आप इसे एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्रीज मार्क करके काउंट करके वो मार्क कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आप लेफ्ट पर गए 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60। ठीक है। इस तरह से तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। तो ये पोजीशन होगी किसकी, ये सैटर्न की है, क्योंकि सैटर्न गया है सिर्फ 60 डिग्री आगे। तो ये सैटर्न की पहली पोजीशन हो गई जो अभी हमने कैलकुलेट की है। और जो 120 डिग्री है, 120 डिग्री आपको मिलेगा यहाँ पर कुछ
ठीक है, क्योंकि 180 तो यहाँ पर होगा 180 से पहले पहले, तो ये पोजीशन होगी जुपिटर की फर्स्ट पोजीशन जो उन्होंने अभी हमसे पूछी है। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, बस इसमें ये था कि थोड़ा सा आपको सर्कल और नंबर्स और एंगल को कंसिडर करना है। इसी तरह से उन्होंने बी पार्ट पूछा है, वो 1 मार्क के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ गया, तो बस उसी चीज को कॉपी पेस्ट करना है। अब वो कह रहे हैं कि 20 ईयर्स के बाद का बताना है, तो सेम वही वर्किंग करोगे आप, जो भी नंबर दिया उन्होंने 20, उसको आप उनके ओरिजिनल टाइम से डिवाइड करोगे, जो भी एंगल आएगा तो आप प्रोटेक्टर यूज करके वो एंगल मार्क कर सकते हो, और उन्हें S2 और J2 लिखना है। ठीक है, जैसे अगर आप सैटर्न की बात करो, 20 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 360, और जुपिटर की अगर हम बात करें तो वो भी 20 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 360। तो इसमें एंगल्स आ जाएंगे, इसका 240 आ रहा है, इसका 600 आ रहा है। अच्छा, अब 240 तो आपको पता है कि 180 के बाद आएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पोजीशन ये है, तो स्टार्टिंग पोजीशन के अगर आप ऑपोजिट देखो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर पूरा 180 डिग्री कंप्लीट होता है, 180। ठीक है, और 180 का मतलब ये हुआ कि जो आंसर आए 240, ये 180 के बाद होगा। 180 में अगर आप 60 और ऐड कर दो तो 240। ठीक है, तो 180 से आप 60 और आगे चले जाओ, तो आपको जो है वो पोजीशन मिल जाएगी जुपिटर की, जैसे यहाँ पर ये हो जाएगी J2। ठीक है, ये एंगल हो गया यहाँ तक 240। और लास्ट इसी तरह से, अब जैसे ये आंसर आया ना 600, अब 600 में ही होगा कि 600 हम कैसे मार्क करें। ठीक है, 600 का आसान मेथड ये है कि जो 360 पर एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है, तो 360 के बाद आप दोबारा काउंटिंग शुरू कर दो। ठीक है, जैसे 600 में से अगर हम 360 माइनस कर दें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 360 पे तो एक रोटेशन पूरी हो गई, यानी जहां से शुरू किया था वहीं आकर एंड हो जाएंगे। तो 360 हटा देते हैं, यानी एक रोटेशन आपके पास कंप्लीट हो गई, जहां थे वहीं पर आ गए। अब उसके आगे कितना जाना है। ठीक है, तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा फिर से 240। इसका मतलब ये है कि दोनों अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, दोनों अलाइन होने का मतलब ये हुआ कि आपको दोनों सेम पोजीशंस पे मिलेंगे। एंगल चेंज हुए हैं, रोटेशन ज्यादा की है, लेकिन फिलहाल जो आपको पोजीशन मिल रही है वो सेम ही मिल रही है। ठीक है, तो ये आपके पास इसके एंगल हो जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा स्टेट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अर्थ्स ऑर्बिट आफ्टर 20 ईयर, तो 20 ईयर के बाद आपने देखा कि दोनों अलाइन थे। सैटर्न एंड जुपिटर सैटर्न एंड जुपिटर आर अलाइंड, और
यहाँ पर क्योंकि जुपिटर पहले आ रहा है तो अर्थ को सबसे पहले जुपिटर नजर आएगा, सैटर्न उसके पीछे होगा। ठीक है। अलाइन, सो जुपिटर इज इन फ्रंट ऑफ सैटर्न। और बाकी इसमें आपको पता है सी पार्ट, ये हमने लास्ट टाइम डायग्राम में भी देखा था कि स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, आखिर के 4 गैशियस होते हैं। तो जुपिटर जो है, अगर आप काउंट करो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो अर्थ जो है वो रॉकी है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 हो गए आपके पास रॉकी प्लैनेट। ठीक है। फिर जुपिटर आएगा 5th नंबर पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गैशियस स्टेट है। ठीक है। तो ये आपके पास, हम इसे यहाँ तक स्टॉप करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हो। फिर इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व भी है मेरे पास, आप ट्राई करना, उसके बाद में वो शेयर भी कर दूंगा। तो उनमें भी कुछ इतना आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे कि जिनमें थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक यूज़ करनी होती है, बाकी में इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको, वो इजी है इससे। तो इसलिए पहले हमने ये वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है।